हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक के जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान का विकास, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसी के साथ चैप्टर आपको धीरे धीरे यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक चैप्टर एक वीडियो पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का वीडियो जो कि हमारे पास 1 आपको प्रोवाइड करा है, जिसे जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही यहाँ पर बायोलॉजी के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक वीडियो पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग शुरू कर चुके हैं एक बड़ी मैराथन के साथ। यहाँ पर आएंगे इंडियन पॉलिटी की देखिए वन लाइनर क्वेश्चन और इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज अर्थात जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको भी यहाँ पर बताए जाएंगे। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को भी यह बेनिफिट मिल सके, ताकि ये जो कि आपके चैप्टर हैं ये कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे ये क्वेश्चंस का जवाब आप दे पाएँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 16वीं सदी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारी, देखिए 16वीं सदी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम क्या था? लंदन कंपनी। इसी के साथ 1600 के अंतिम महीने की में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। देखिए लंदन कंपनी जो थी वो लंदन में थी। इसी के साथ धीरे धीरे यहाँ पर 1600 ईस्वी आया, उसमें अंतिम महीने पर अर्थात दिसंबर के महीने पर लंदन कंपनी ने जो कि भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। देखिए आप भारत में व्यापार करना था, तो भारत में व्यापार करने के लिए भारत के नाम से इन्होंने यहाँ पर एक कंपनी खोली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इसी के साथ 1707 आया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखिए औरंगजेब थे जो कि इन्हें यहाँ पर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने नहीं दे रहे थे। तो इनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय जो कि प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो कि अंतरिम राजनीतिक गतिविधियों से हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अर्थात यहाँ पर कहें तो जब औरंगजेब मारे गए अर्थात औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि आधिपत्य था वो राजनीतिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ 1757 आया, और 1757 में प्लासी के युद्ध में जो कि हमारे पास सिराजुद्दौला दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला दौला के बीच हुआ था। जिसमें कौन पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला दौला पराजित हुए थे, और कंपनी ने जो कि बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाया। इसी के साथ हम आइए बात करते हैं तो दूसरा युद्ध भी हुआ। दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध था, जो कि हमारे पास 1764 ईस्वी में कंपनी ने जो कि हमारे पास जीत हासिल की। देखिए दोनों युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों जो कि युद्ध हुए थे जिसमें जो कंपनी जीती थी अर्थात कंपनी ने जीत हासिल की। 1957 और जो कि हमारे पास यहाँ पर 1757 और 1764 में बक्सर की युद्ध और जो कि प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों की कंपनी थी उसने जीत हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर जो कि अधिनियम पारित किए गए। इस अधिनियम में भारतीय संविधान की निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया गया। अब देखिए जब भारत में बढ़ने लगी तो वहाँ के राजनीतिक में प्रभाव पड़ने लगा, और संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कि समय समय पर अधिनियम पारित किए, और उन्हीं अधिनियमों को हम नीचे पढ़ने वाले हैं। एक्ट भी देखेंगे जो कि एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिनियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से अधिनियम आए। पहले तो एक्ट देखते हैं। तो 1773 का जो कि हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जो कि हमारे पास नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को जो कि हमारे पास है कुशासन में दूर करना। अर्थात यहाँ पर बात करें कि जो कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था और कुशासन किया जा रहा था, अर्थात खुद मतलब शासन कर रहे थे, उसका जो मुख्य उद्देश्य था इस अधिनियम का कि उसे दूर करना था, लेकिन यहाँ पर दूर नहीं हुआ। इसी के साथ मद्रास एवं बम्बई जो कि हमारे पास है प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंट के प्रमुख जो गवर्नर की जगह पर जो कि गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए जब वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उनको गवर्नर कहा जाता था, और धीरे धीरे जगह के आधार पर उन्हें गवर्नर जनरल
कहा जाने लगा और उन्हें मद्रास और मुंबई 2 जगह के जो कि हमारे पास है प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके साथ आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है गवर्नर जनरल जो कि हमारे पास है, और आउन की परिषद इंग्लैंड स्थित जो कि हमारे पास है निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे। इस एक्ट में जो कि एक उच्चतम न्यायालय का जो कि हमारे पास है गठन का प्रावधान था, जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 संसदीय जो कि उच्चतम संकल्प न्यायालय गठित किए गए। कलकत्ता में 4 संसदीय जो कि उच्चतम न्यायालय जो कि हमारे पास है गठित किए गए, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल और आउट के इंग्लैंड में स्थित जो कि उत्तरदायी थे, जिसके प्रति जो कि 1774 में कलकत्ता में 4 संसदीय उच्चतम न्यायालय गठित किए गए। अब बंगाल प्रेसिडेंट का पहला गवर्नर जो था वो हमारे पास था वारेन हेस्टिंग, और उनके परिषद में 4 सदस्य थे, और कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसीसी, और इसके साथ मानसन, और हमारे पास बारवेल, और हमारे पास क्ले वेरिंग। ये 4 सदस्य थे जो कि हमारे पास किसके अंडर में थे? तो वारेन हेस्टिंग के अंदर में थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो इस एक्ट के तहत स्थापित भारत का सबसे जो कि पहले उच्चतम न्यायालय में प्रधान जो कि न्यायाधीश सर जो कि हमारे पास एलिजात एम्पे थे। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पर पूछ सकता है? तो ये जो होते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान जो कि न्यायाधीश कौन, सबसे पहले प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो सर जो कि हमारे पास है एलिजा जो कि एम्पे थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट के बारे में। तो पिट्स इंडियन एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य संकल्पों को एक दूसरे से अलग कर दिया। देखिए, राजनीतिक और जो कि व्यापारिक जो तरीके थे उन दोनों को अलग कर दिया। किस एक्ट ने? पिट्स इंडिया एक्ट ने। जो कि कंपनी की जो व्यापारिक कार्य थे वो अलग होते थे, राजनीतिक कार्य जो कि अलग होते थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसी साथ कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। अब कंपनी के जो वाणिज्य संबंधी विषय थे उनको छोड़ा गया, और छोड़ करके सभी सैनिक जो कार्य थे, असैनिक कार्य थे एवं राजस्व संबंधी मामले थे, उनको एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? अब ये तीसरा चार्टर एक्ट है जो कि 1793 का चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात कंपनी ने जो अपने लिए अधिकार बनाए थे व्यापार करने के लिए, वो 20 वर्ष अधिक बढ़ा दिए गए। एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन जो कि भारतीय कोष से मिलने लगा। अब देखिए, जो इनके तहत जो हमारे पास कंट्रोल था वो था कंपनी के पास, और कंपनी को जो अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय कोष से मिलने लगा, अर्थात भारत के पैसा जो था, भारत का पैसा दिया जाने लगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीनी में व्यापार और चाय के व्यापार में एकाधिकार बना रहा। अर्थात चीनी के व्यापार और चाय के व्यापार में इनका एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार एवं पुनः रूपण के लिए रखा गया। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजों ने सबसे अच्छा काम किया कि 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन एवं साहित्यिक के सुधार एवं पुनः स्थान के लिए रखा गया। इसी साथ बात कर लेते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगले 20 वर्ष, अर्थात उन्हें 20 वर्ष जो मिले, उन 20 वर्षों में उन्होंने भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का जो कि अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ बात कर लेते हैं, तो 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो 1833 का चार्टर एक्ट कहता है कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट के द्वारा ही मिले। देखिए, जो भारत में जो संविधान बना है, जो कि हमारे पास भारत में जो संविधान लागू हुआ है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, उसमें जो अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेजी शासन ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो कि उस समय चालू हुई जब 1833 के समय जो कि आया कि संविधान बनाया जाए भारत के लिए। तो संविधान भारत के लिए बनाने के लिए सबसे धुंधले संकेत जो मिले थे, इसी एक्ट के तहत मिले थे। इस एक्ट में जो कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उन्हें भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे।
अर्थात हम बात कर सकते हैं तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, अर्थात व्यापार करने के जो उनके अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और उससे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, अर्थात उन्हें राजनीतिक कार्य करने के लिए ही रखा गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन है। तो इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत के गवर्नर जनरल बन गया था। देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसमें जो गवर्नर पहले था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और इसी के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप जितने चाहे स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं तो विधायिकी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया, अर्थात टोटल 4 सदस्य बन गए, जो कि हमारे पास है पहले 3 सदस्य जोड़े गए, उसके बाद एक विधि सदस्य जोड़ा गया। अब इसी के बाद बात कर लेते हैं तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। देखिए, अब गवर्नर जनरल था, उसकी जो सरकार थी वो भारत सरकार के नाम से जानी जाने लगी और आज भी भारत सरकार के नाम से जानी जाती है। अब उसकी जो परिषद थी वो भारत परिषद कहलाने लगी और देखिए, अब सरकार थी तो भारत सरकार बन गई, अब परिषद है तो भारत परिषद बन गई। इसी के साथ देखिए, भारतीय कानून की लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का भी गठन किया गया, अर्थात भारत के जो कानून हैं उन्हें अच्छा रखने, मेंटेन रखने के लिए उद्देश्यों से एक विधि आयोग का गठन किया गया, जो कि उस कानून को देखेगा। इसी के साथ 1853 के चार्टर एक्ट क्या कहता है, तो 1853 का चार्टर एक्ट कहता है कि यह एक अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद आपके अधिनियम चालू हो जाएंगे। इसी के साथ बंगाल के लिए जो कि हमारे पास है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसी चार्टर एक्ट की जगह, इसी चार्टर एक्ट के साथ ही यहाँ पर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। विधायिकी परिषद एवं कार्यकारी सरी परिषद को अलग कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि 1853 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए और इसी के साथ विधायिकी परिषद एवं कार्यकारी सरी परिषद को भी अलग किया गया। इसी के साथ हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है वाईसी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई, अर्थात विधानमंडल की स्थापना कब की गई, तो 1853 में की गई। अर्थात विधानमंडल की स्थापना कब की गई, तो 1853 में की गई। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना 1853 में की गई। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1858 देखेंगे तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 1857 में विद्रोह जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। देखिए, 1858 में एक अधिनियम आया, लेकिन 1857 में क्या हुआ था, मतलब उसके पिछले वर्ष क्या हुआ था, तो उसमें जो एक विद्रोह हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक घातक झटका लगा था, अर्थात उसकी व्यवस्था में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था। इस एक्ट में जो कि 1858 में भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट दिया गया था, दी ऑफ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। यह एक्ट का क्या नाम था, तो इसमें जो हमारे पास था दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकाल करके क्राउन जो हमारे पास हैं, जो कि ब्रिटिश क्राउन थे, उनको सौंप दिया गया। अब देखिए, ये जो भारत के शासन था, भारत का शासन किसके हाथों पे था, कंपनी के हाथों पर। कब तक था, 1800 जो कि हमारे पास 57 तक था। लेकिन जैसे ही 1858 आया तो उसमें एक पारित हुआ अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश क्राउन के हाथों पर, जो कि हमारे पास हाथों पर शासन भारत को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ, जो कि हमने पढ़ा पिछले, उसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। देखिए, शासन प्रणाली को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद, जो कि भारत परिषद के नाम से जानी जाती थी, की सहायता से भारत का शासन करने का अधिकार दिया गया। देखिए, अब यहाँ पर शासन किस प्रकार से हुआ, शासन करने के लिए किस प्रकार से किया गया, तो 15 सदस्यों की एक महापरिषद बनाई गई और महापरिषद की सहायता से पूरे भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ आइए देखते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी जाने लगी। अब देखिए, जो भारत में गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय की उपाधि दी जाने लगी, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि थे, अर्थात जो क्राउन के सीधे प्रतिनिधि थे, सीधे उन्हें जाकर के रिपोर्ट देते थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। देखिए, अब भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर आप स्टार लगा सकते हैं।
तो इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार की विधायकी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन के प्रतिनिधित्व करने के कारण उन्हें वायसराय कहा गया। अब देखिए, अब सम्राट क्राउन को जो कि प्रतिनिधित्व कौन करता था, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो प्रतिनिधित्व करते थे। अब प्रतिनिधित्व करते थे तो उन्हें वायसराय की उपाधि दी गई और वायसराय कहा जाने लगा। इसकी वजह से जहाँ पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनकी कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें 1/5वां सदस्य शामिल किया गया जो कि एक विधिवेत्ता का पद था। देखिए, उसमें एक 5वां जो कि हमारे पास सदस्य शामिल किया गया जो एक विधिवेत्ता का पद था। विधायकी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए। देखिए, उस समय जो सम्मिलित किए गए थे विधायकी कार्यों के लिए वो कम से कम 6 थे तथा अधिक से अधिक 12 लोगों को शामिल कर सकते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहली बार भारत में प्रतिनिधि सदस्यों मतलब संस्थानों एवं मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव पड़ी गई। इसी के साथ गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिला, अर्थात गवर्नर जनरल थे जो वायसराय थे वे अध्यादेश जारी कर सकते थे। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान की गई, अर्थात वह विधान परिषद स्थापित कर सकते थे और फिर उसके बाद राज कर सकते थे। अर्थात वायसराय जो थे वो अपनी जो कि एक सीमा निश्चित कर सकते थे और वहाँ पर विधान सभा जो होती है इस समय जो कि लोग चुने जाते हैं तो वो उस समय विधान परिषद हुआ करता था। विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई किसको? गवर्नर जनरल को। कहाँ पर? पंजाब जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और इसी के साथ बंगाल में, इन 3 जगहों पर इन्हें गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारे पास है भारतीय परिषद अधिनियम जो कि हमारे पास 1892 है। अब देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम है, परिषद की बात कर रहा है तो यहाँ पर परिषद अधिनियम है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल का परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। देखिए, पहले 6 थी, उसके बाद 12 है, अधिक से अधिक 12 हो सकती थी लेकिन 16 कर दी गई अधिक से अधिक, और 6 से बढ़ा करके 10 कर दी गई कम से कम। इसी के साथ परिषदों में जो शर्तें एवं प्रतिबंधों के साथ ही वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई। किसको? परिषदों को दी गई। अर्थात इनका पतन होना शुरू हो गया। देखिए, यहाँ पर पतन होना शुरू हो गया अर्थात प्रश्न पूछ सकते थे सीधे, किससे? सरकार से। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए, यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात अप्रत्यक्ष किसी भी मतलब प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर होता है कि बिना किसी द्वेष के यहाँ पर चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता था। ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई, अर्थात अंग्रेजों के पतन का कारण यहीं से शुरू हो गया। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारे पास है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो कि हमारे पास है मार्ले मिंटो, जो कि हमारे पास है रिफॉर्म, अर्थात मार्ले मिंटो सुधार, जो कि हमारे पास एक अभियान है जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। तो इसमें देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 1909 के अधिनियम में भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि धीरे धीरे आज़ादी का समय आ रहा है, भारतीयों को जो कि विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधाएं जो कि प्रदान की गई, अर्थात मुस्लिम जो लोग थे उनके लिए एक निश्चित निर्वाचन बताया गया कि इन्हें इतनी % आरक्षण सीटें दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्ति को भी बढ़ाया। इसके साथ परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उनसे प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। देखिए, सत्येंद्र सिन्हा जो कि इंडियन थे, उनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय जो कि विधि सदस्य नियुक्त किया गया। जो कि देखिए, अब बात करते हैं भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो थी वो 60 कर दी गई तथा 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान भी किया गया, अर्थात यहाँ पर पदेन सदस्य जो थे वो 9 कर दिए गए और भारतीय विधान परिषद में जो कि सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हम अगला। तो अगला हमारे पास है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है 1919। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। इसी साथ हमारे पास है मैग्नेटिक
चेम्सफोर्ड जो कि सुधार हुआ था। ये एक अभियान है, अधिनियम है जिसमें 1919 में देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम के तहत जो कि हमारे पास द्विसदस्यीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का राज्य जो कि स्थान राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदस्यीय विधानमंडल ने से लिया गया था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे तथा राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के जो कि संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें 104 जो कि निर्वाचित तथा 41 जो कि सदस्य मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। देखिए यहाँ पर अब विधानसभा के जो कि सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष हो गया है और राज्यपाल के सदस्यों का कार्यकाल क्या हो गया है, 6 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पिछले जो कि समय पे क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ कि जो कि हमारे पास सदस्यों की संख्या थी 60, उसमें 34 जो थे मनोनीत जो कि निर्वाचित किए जाते थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। विधानसभा के सदस्यों में जो कि हमारे पास 145 निर्धारित किए गए, लेकिन 104 निर्वाचित किए जाते थे, 41 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। इनका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो सदस्यों का जो चुनाव था वो सीमांतित निर्वाचित क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था तथा लोगों द्वारा वोट डाल करके किया जाता था। निर्वाचन के लिए अहर्ताएँ संप्रदाय, समूह, निवास एवं संपत्ति पर आधारित थी। इसी साथ देखिए यहाँ पर द्वैध शासन आ जाता है। द्वैध शासन क्या होता है, यहाँ पर देखिए द्वैध शासन की एक अच्छी परिभाषा दी हुई है। इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति शुरू हुई। इसमें जो कि हमारे पास 8 जो कि हमारे पास प्रमुख प्रांत थे जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, जिसमें द्वैध शासन की पद्धति शुरू हुई। देखिए गवर्नर जो थे वहाँ के उस समय चाय की अधिक खेती करते थे, कपास की अधिक खेती करते थे, ताकि उससे कपड़ा बना करके विदेशों में बड़े से बड़े चीज़ महंगे दामों पर बेच सकें। तो इसके लिए जो 8 प्रांत थे नियुक्त किए गए, गवर्नर के प्रांत कहे जाते थे। इसी के साथ प्रांतीय विषयों में 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय, एक हमारे पास हस्ताक्षरित विषय। आरक्षित विषय जो था वो अंग्रेजों के अंडर पे था और हस्ताक्षरित विषय जो कि हमारे पास सरकार के अंडर पे था। आरक्षित विषय क्या होता था, इसमें जो हमारे पास था भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज जो कि हमारे पास संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि आते थे। अब देखिए विषय हैं 2, आरक्षित विषय, हस्ताक्षरित विषय। आरक्षित विषय में कितनी, भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई जो कि खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि आते थे। अब देखिए हस्ताक्षरित विषय पर क्या क्या आते थे। तो देखिए हस्ताक्षरित विषय पर शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, इसी के साथ कृषि, माप तौल, स्थानीय स्वास्थ्य साधन, सार्वजनिक जो कि मनोरंजन एवं नियंत्रण, इसी के साथ आबकारी प्रमुख आदि थे जो कि हस्ताक्षरित विषय के अंतर्गत आते थे। आरक्षित विषयों में प्रशासन जो था वो गवर्नर तथा कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्ताक्षरित विषयों में जो प्रशासन था वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। अर्थात विधानसभा में जो सदस्य नियुक्त किए, विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते थे उनके द्वारा जो थे वो हस्ताक्षरित विषय होते थे और आरक्षित विषय जो कि गवर्नर द्वारा अर्थात कार्यकारी परिषद द्वारा किए जाते थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो देखिए भारत में लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार भारत में हुआ था। साथ ही साथ पहली बार लोक लेखा एवं वित्त समिति का भी गठन हुआ। लोक लेखा और वित्त समिति का गठन हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें उसी समय गठित हुई। इसी साथ यहाँ पर देखिए जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्र पर, जिला पर एक डीएम जो कि हमारे पास टैक्स जो कि टैक्स वसूलता था, टैक्स सरकार को जमा करता था, उसका काम ये हो गया। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश जो कि हमारे पास है मार्डफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई। एक रिपोर्ट थी जिसे हम मार्डफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। उसमें जो था वो सिफारिश थी किसकी, भाषाएं आधारित, जो हमारे पास भाषाएं आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अर्थात राज्यों का जो कि हमारे पास किस प्रकार से हम राज्य को गठित करें ताकि एक पूर्ण भारत बन सके। तो इसके लिए मार्डफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा दी गई थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हम अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारत शासन अधिनियम 1935 कब हुआ। 1935 में क्या क्या हुआ। भारत शासन अर्थात भारत का जब शासन चालू हुआ तो 1935 में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। ये विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एवं सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग 10 परिशिष्ट
321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित था। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब प्रलेख हुआ, अर्थात जब हमारे पास संविधान को लिखा गया, तो उसमें क्या क्या था। 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे और हमारे पास 321 धाराएं थीं और इसके साथ 11 जो कि हमारे पास अनुसूचियां थीं। ये सारे जो कि भारत के संवैधानिक ढांचा में काफ़ी हद तक जो कि अधिनियम पर आधारित थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि जो विशिष्ट प्रांतों एवं संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। अर्थात अखिल भारत बनाने का प्रावधान कब रखा गया, तो इसी समय रखा गया, 1935 के समय पर रखा गया। इसी साथ प्रांतों एवं द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों की पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। अर्थात प्रांतों की जो कि हमारे पास है पूर्ण उत्तरदायी सरकार द्वारा बनाई गई। द्वैत शासन की व्यवस्था अब केंद्रों में लागू की गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों में गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रीय किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता से मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया। तो गवर्नर जनरल की सहायता से लोक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। इसी साथ संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध जो कि अपील प्रीवी केसिंग लंदन में की जा सकती थी। अर्थात हमारे पास जो अपील थी वो भारत के से ज़्यादा लंदन अर्थात भारत में भी की जा सकती थी और लंदन के न्यायालय में भी की जा सकती थी रिपोर्ट। अर्थात लंदन के न्यायालय से हम लोग लड़ सकते थे। क्या कानून के द्वारा हम लंदन के न्यायालय से लड़ सकते थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत आया। इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं। तो संप्रदाय निर्वाचित पद्धति एवं और अधिक विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री, प्रीमियम तथा मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया। अर्थात देखिए, पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि देखिए लास्ट है। यहाँ से यहाँ पर भारत को स्वतंत्रता मिल गई और स्वतंत्रता मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अधिक सुधार हुआ है इंडिया पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास है माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस योजना में 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो इस योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 3 जून 1947 को। कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इस अधिनियम में जो कि हमारे पास 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज 15 अगस्त है। आज के दिन जो कि हमारे पास डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना के लिए 1947 की तारीख निर्धारित की गई। भारत और जो कि हमारे पास है बंगाल और पंजाब में दो प्रांत बनाए जाने की प्रावधान किए गए। देखिए, बंगाल और पंजाब के दो प्रांत बनाए जाने की प्रावधान किए गए इसी एक्ट में। इसी के साथ हमारे इसी अधिनियम में इसी के साथ पूर्वी बंगाल, सिंध और असम के सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। ये सारी चीज़ें इसी जो कि अधिनियम में आई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया। इसके साथ भारतीय रियासतें इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती थी। दोनों डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। इसी के साथ दोनों डोमिनियन की स्वतंत्रता सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं। तो दोनों राज्यों को अपने पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का भी गठन किया गया। इन सारी चीज़ों के पॉइंट्स आपको देख सकते हैं। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको पीडीएफ हम शेयर करें। तो इसके लिए अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अच्छा से अच्छा कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।